अच्छे से। यस सर। गाइस थोड़ा सा लेट हो गया, क्लास में सिस्टम वर्क नहीं कर रहा था। ठीक है, चलो यहाँ सुनो गाइस अब। हाँ, आईटी दिख रहा है अच्छे से? इधर देखो, उधर देखो, उधर कुछ नहीं है। देख हिमांशु, देख, मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा बन के सर पे चढ़ो, दामाद नहीं हो तुम लोग मेरे। बेटा थोड़े बहुत तमाशे करता है तो फिर गालियाँ भी खाता है, दामाद का थोड़ा सा उसको आंखों पे रखना पड़ता है। बेटा है, दामाद नहीं है मेरा। ठीक है, चलो अब गाइस यहाँ सुनो चलो। आई थी भाई, थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था, कौन कौन सा? इंडियन इकोनॉमी आफ्टर 1991। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? एलपीजी। एल स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन, पी स्टैंड्स फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड जी स्टैंड्स फॉर ग्लोबलाइजेशन। अल्टीमेटली बेटा लिबरलाइजेशन का मतलब क्या? व्हाट इज लिबरलाइजेशन? रिमूवल ऑफ ग्रोथ एंड एंट्री रिस्ट्रिक्शन ओवर द प्राइवेट सेक्टर। अब तक क्या था बेटा? अगर 1950 से 1990 तक की बात करें, अल्टीमेटली गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा प्रेशर था किसके ऊपर? प्राइवेट सेक्टर के। गवर्नमेंट ने बोला इफ यू स्टार्ट अ बिजनेस यू नीड अ लाइसेंस, यू नीड अ लाइसेंस फॉर द स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस, एक्सपांशन ऑफ द बिजनेस एंड फॉर द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द बिजनेस। अल्टीमेटली 1950 से 1990 तक गवर्नमेंट ने बहुत सारा काम किया थी, राइट? 1950 से 1990 तक काम किसने किया? आज घुसने दूंगा, आज के बाद घुसने नहीं दूंगा, ठीक है? 1950 से 1990 तक गवर्नमेंट ने बहुत सारा काम किया, सरकार ने काम किया, और पूरा काम बेकार। सरकार का पूरा काम बेकार। अल्टीमेटली बेटा प्राइवेट सेक्टर के ऊपर इतने ज्यादा रिस्ट्रिक्शन थे कि जीडीपी ग्रो ही नहीं हो पाया। 1950 से लेके आई थी 1990 तक जीडीपी का ग्रोथ क्या था? सिर्फ 2%। 1950 से 1990 तक जीडीपी का ग्रोथ रेट कितना बेटा? सिर्फ 2%। बिकॉज ऑफ व्हाट? प्राइवेट सेक्टर्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, अगर नमन प्राइवेट सेक्टर्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं होते तो प्राइवेट सेक्टर बहुत सारे बिजनेस के साथ उतरता। अगर प्राइवेट सेक्टर आईटी बिजनेस के साथ आता तो प्रोडक्शन बढ़ता, और आईटी अपन को पता है प्रोडक्शन बढ़ता मतलब अल्टीमेटली क्या बढ़ता? जीडीपी बढ़ता, राइट? आईटी बड़ा, अगर प्रोडक्शन बढ़ता क्या बढ़ता? जीडीपी। ना मन में जीडीपी बढ़ा क्या? नहीं बढ़ा। जीडीपी क्यों नहीं बढ़ा? बिकॉज अल्टीमेटली रिस्ट्रिक्शन ओवर द प्राइवेट सेक्टर। अगर प्राइवेट सेक्टर पर रिस्ट्रिक्शन नहीं होते, प्राइवेट सेक्टर इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करता। अब गवर्नमेंट ने अल्टीमेटली 1991 में रियलाइज किया कि वी हैव टू चेंज द पॉलिसीज। गवर्नमेंट बेटा 1991 में रियलाइज किया वी हैव टू चेंज द पॉलिसी। जब भी बेटा किसी पॉलिसी को चेंज किया जाए, जब भी बेटा अपन किसी पॉलिसी को चेंज करते हैं इन इकोनॉमिक टर्म्स इट इज नोन एज रिफॉर्म्स। जब भी किसी पॉलिसी को कुछ चेंज किया जाए इन इकोनॉमिक टर्म्स इट इज नोन एज व्हाट? रिफॉर्म्स। व्हाट इज मेवर रिफॉर्म? रीफ्रेम अगेन। What is reform? Reframe again. तो बेटा 1991 में गवर्नमेंट क्या लेके आई? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991 which is known as what? LPG. L stand for answer. L stand for liberalization, P stands for privatization and G stand for globalization. Liberalization क्या होता है? Removal of entry and the growth restriction over the private sector. उसके बेटा what is privatization? What is privatization? अब बेटा आईटी क्या था? ऐसे बहुत सारे पब्लिक सेक्टर थे, पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। पीएसयू स्टैंड फॉर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। आईटी फिर से एक बार बेटा, पीएसयू स्टैंड फॉर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ऐसे बहुत सारे पीएसयूज थे दिया जो गवर्नमेंट रन नहीं कर दिया, यहां ध्यान दो। ऐसे बहुत सारे पीएसयूज थे जो गवर्नमेंट रन नहीं कर पा रही। और इस पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। कुछ ऐसी कंपनीज दिया विच इज ओन्ड बाय government. What is PSU? The companies which are owned by the government is known as your PSUs, public sector undertakings, right? इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब आई थी ऐसी बहुत सारी कंपनीज थी जो गवर्नमेंट रन नहीं कर पा रही थी बिकॉज गवर्नमेंट का जो मैनेजमेंट था वो कैसा था? इनएफिशिएंट। गवर्नमेंट का मैनेजमेंट कैसा था? आई थी इनएफिशिएंट। ये एग्जैक्ट प्रिसाइज वर्ड है, ठीक है? तुम लोग अपने ग्रामर के वर्ड्स मत लिखना। द एग्जैक्ट प्रिसाइज वर्ड इज व्हाट? इनएफिशिएंट। दो चीजें होती है, एक होता है एफिशिएंट, एक होता है इनएफिशिएंट, ठीक है? तो बेटा गवर्नमेंट का जो मैनेजमेंट कैसा था? इनएफिशिएंट। तो गवर्नमेंट वाज अनएबल टू मैनेज द पीएसयूज। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? ये सारे पीएसयूज किसके हाथ में दे दिए? प्राइवेट सेक्टर के हाथ में, ठीक है? गवर्नमेंट नहीं चला पाएगी तो मैंने आईटी के हाथ में दे दिया, ठीक है? यू आर गुड एट मैनेजमेंट, आप ये बिजनेस को ओवरटेक कर लो, ठीक है? एयर इंडिया अब तक गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट ने किसको दे दिया? आईटी को। तो गाइस दिस इज नोन एज प्राइवेटाइजेशन, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। अब तक ओनरशिप किसके पास थी? आईटी गवर्नमेंट के पास। अब ओनरशिप किसके पास है? आईटी के पास। तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन द हैंड ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज नोन एज व्हाट?
प्राइवेटाइजेशन. समझा क्या बेटा? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन द हैंड ऑफ प्राइवेट सेक्टर ऑफ पीएसयूज. पीएसयूज की ओनरशिप किसके हाथ में आई थी? प्राइवेट सेक्टर्स के हाथ में. पीएसयू की ओनरशिप किसके हाथ में आई? प्राइवेट सेक्टर. तो बेटा व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन? इट रेफर्स टू ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर टू द प्राइवेट सेक्टर. उसका बेटा ग्लोबलाइजेशन. ठीक है बेटा, ग्लोबलाइजेशन. द वर्ड इटसेल्फ सेज ग्लोबल. ग्लोबल मतलब क्या? वर्ल्ड वाइड. ग्लोबल इज व्हाट? वर्ल्ड वाइड. अब तक इंडिया की इकोनॉमी नमन इंडिया तक रिस्ट्रिक्टेड थी. गर्मी हो रही है ना, ये खोल दे, डक की हवा बाहर नहीं जा रही है. ठीक है, फैन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ये खोल दे बस. ठीक है, अब चलो, अब तक क्या था? ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या? इट इटसेल्फ सजेस्ट व्हाट? ग्लोबल. इंडिया की इकोनॉमी वांट टू बी द ग्लोबल. अब ग्लोबल मतलब क्या? आपको पूरी इंडिया की इकोनॉमी को वर्ल्ड वाइड कनेक्ट करना है. इंडिया की इकोनॉमी को वर्ल्ड वाइड कनेक्ट करना है. तो गाइस व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? कनेक्टिंग इंडियाज इकोनॉमी. आई थिंक व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? कनेक्टिंग इंडियाज इकोनॉमी विद द वर्ल्ड्स इकोनॉमी इज नोन एज व्हाट? ग्लोबलाइजेशन. समझा कितना आई थी? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. लिबरलाइजेशन क्या बोलता है नमन? रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन. इतना याद रखो. लिबरलाइजेशन मतलब क्या? रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन प्राइवेट सेक्टर. अब तक रिस्ट्रिक्शन थे किस पे दिया? प्राइवेट सेक्टर पे. तो किससे रिमूव करोगे? प्राइवेट सेक्टर से. बेटा लिबरलाइजेशन का रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन इज व्हाट? लिबरलाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. प्राइवेटाइजेशन, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. ग्लोबलाइजेशन, कनेक्टिंग इंडियाज इकोनॉमी विद द वर्ल्ड्स इकोनॉमी. बच्चों यहां तक क्लियर है क्या? गाइस जो लोग ऑनलाइन बैठे सबको क्लियर है गाइस यहां तक? Yes, sir. अच्छे से. Yes. हाँ ठीक है? सर. अब गाइस लिबरलाइजेशन के बहुत सारे पार्ट्स थे कि गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन पे कैसे वर्क किया. ठीक है, अब गाइस लिबरलाइजेशन के अंदर 5 रिफॉर्म्स है. लिबरलाइजेशन के अंदर 5 रिफॉर्म्स है. कौन से 5 रिफॉर्म बेटा? इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म. गाइस यहां पे अच्छे से ध्यान दो. लिबरलाइजेशन के अंदर 5 रिफॉर्म्स आई थी. कितने रिफॉर्म्स बेटा? 5 रिफॉर्म्स. किसके अंडर? लिबरलाइजेशन. अब बेटा एक एक टॉपिक डिटेल में पढ़ना है. ठीक है, चैप्टर का नाम है व्हाट? एलपीजी. अब हर एक टॉपिक डिटेल में एल के अंदर क्या क्या हुआ, पी के अंदर क्या हुआ और जी के अंदर क्या हुआ. ठीक है, अब गाइस लिबरलाइजेशन के अंदर 5 रिफॉर्म्स. कौन से नमन? 5 रिफॉर्म्स का लर्न भी करवाए थे. ठीक है, 5 रिफॉर्म्स लर्न कैसे करोगे? इंडस्ट्रियल, टैक्स एंड, देखो बेटा, इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल, टैक्स. इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल, टैक्स. उसके बाद फॉरेन एंड ट्रेड. उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? फॉरेन एंड ट्रेड. गाइस समझा के क्या बोल रहा हूं? बच्चों लोग समझा क्या बोल रहा हूं? अब दिख रहा है? ठीक है, अब गाइस क्या हुआ? आपका लिबरलाइजेशन के अंदर 5 रिफॉर्म्स कौन कौन से दिया? इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल, टैक्स. इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर 5 रिफॉर्म. कौन से नमन? इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल, टैक्स, फॉरेन एंड ट्रेड. 5 प्लान हो गए. फिर से एक बार, इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल, टैक्स, फॉरेन एंड ट्रेड. तो बेटा अपना लिबरलाइजेशन के अंदर 5 रिफॉर्म कौन कौन सा? इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म एंड टैक्स रिफॉर्म. ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म एंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स. ठीक है, अगर फर्स्ट वर्ड याद आ गया बाकी आपको याद आ जाएगा. ठीक है, तो याद क्या रखोगे? इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल, टैक्स, फॉरेन एंड ट्रेड. ये आपके लिबरलाइजेशन के अंदर 5 रिफॉर्म्स. क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? इतना समझा? ठीक है, अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिफॉर्म क्या है? अब तक क्या था? इंडस्ट्रियल सेक्टर पूरा का पूरा किसके हाथ में था? मैक? गवर्नमेंट के हाथ में. अब गवर्नमेंट के हाथ में बहुत सारी कंपनीज थी. गवर्नमेंट ने बोला हमको ये बहुत सारी कंपनीज नहीं चाहिए, हमको सिर्फ 3 कंपनीज चाहिए. इंडस्ट्रियल सेक्टर का पहला सबसे रिफॉर्म, गवर्नमेंट के पास अब तक 17 कंपनीज थी. सेकंड चैप्टर में आप पढ़ोगे, गवर्नमेंट के पास 17 कंपनीज थी. अब 17 से कितनी बची? सिर्फ 3. गवर्नमेंट सिर्फ 3 सेक्टर में. कौन कौन सा? इंडियन रेलवेज, एटॉमिक एंड डिफेंस. बाकी सब प्राइवेट सेक्टर के हाथ में. इंडस्ट्रियल सेक्टर का पहला रिफॉर्म आई थी. गवर्नमेंट के पास अब तक कितनी कंपनीज थी? 17. रिड्यूस होकर कहां पे आ गई? 3 पे. अब तक कितनी थी? 17. गाइस फिर से एक बार 1 मार्कर्स में पूछेगा एमसीक्यू में, गवर्नमेंट के पास कितनी कंपनीज थी? 17. रिड्यूस होके 3. फिर से एक बार नमन, कितनी थी? 17. रिड्यूस होके 3. कौन सी 3 आई थी? रेलवेज, एटॉमिक, डिफेंस. रेलवेज, एटॉमिक, डिफेंस. चलो, नहीं, ये सब कुछ प्राइवेट सेक्टर को दे दिया. ठीक है, तो बेटा पहला पॉइंट था रिडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग. अब तक आई थी हर चीज के लिए लाइसेंस चाहिए था. सेकेंड चैप्टर का आप लोगों ने पढ़ा होगा, हर चीज के लिए क्या चाहिए? लाइसेंस. बट जैसे ही बेटा इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म आया, यू डोंट नीड लाइसेंस फॉर एनीथिंग. यू जस्ट नीड लाइसेंस फॉर 3 थिंग्स: लीकर, सिगरेट एंड इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव. मतलब केमिकल रिलेटेड गुड, मेडिसिन, दारू, सिगरेट, दैट्स इट. ठीक है, ये आपको 3 सेक्टर के लिए लाइसेंस चाहिए. बाकी यू कैन स्टार्ट एनी बिजनेस विदाउट लाइसेंस.
क्लियर हुआ? अब तक नमन सेकंड चैप्टर में बोला था कि आपको हर चीज का लाइसेंस चाहिए. इफ यू स्टार्ट अ बिजनेस यू नीड अ लाइसेंस. स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस, एक्सपांशन ऑफ द बिजनेस एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द बिजनेस, हर चीज के लिए क्या चाहिए? लाइसेंस. बट जैसे ही आई थी इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म इंट्रोड्यूस हुआ तो सबसे पहला पॉइंट है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स में रिडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग. अब तक इंडस्ट्री में हर जगह क्या चाहिए था? लाइसेंस. अब उसको क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया. ठीक है, अब आपको लाइसेंस क्या चाहिए? सिर्फ 3 सेक्टर में, लीकर, सिगरेट एंड इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, जिसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हो केमिकल्स. इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, समझा? अब तक हर सेक्टर में कौन थी? गवर्नमेंट. कितने सेक्टर्स में? 17 सेक्टर में, रिड्यूस होकर सिर्फ 3. समझा? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? रिड्यूस होकर सिर्फ 3, वो भी कहां? रेलवेज, एटॉमिक, डिफेंस. क्लियर? सॉर्टेड है. इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म क्लियर हुआ. लिबरलाइजेशन के अंदर आई थी 5 रिफॉर्म्स. कौन कौन सा? इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल, टैक्स, फॉरेन एंड ट्रेड. लिबरलाइजेशन के अंदर 5 रिफॉर्म. कौन कौन सा? इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल, टैक्स, फॉरेन एंड ट्रेड. इंडस्ट्रियल में क्या हुआ? 17 कंपनीज गवर्नमेंट के पास थी, उसमें से सिर्फ 3 रह गई. ठीक है, उसके बाद हर जगह के लिए लाइसेंस चाहिए था, अब सिर्फ 3 जगह के लिए लाइसेंस चाहिए. सॉर्टेड, लर्न हो जाएगा. एक बार रीड करोगे लर्न हो जाएगा. वर्क्स? आई थी आगे बढ़े बेटा. चलो नेक्स्ट बेटा अपन बढ़ते हैं बेटा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स पे. ठीक है, नेक्स्ट इज योर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म. अब फाइनेंशियल सेक्टर में क्या रिफॉर्म हुआ? अब तक बैंक का जो काम था बहुत रिस्ट्रिक्टेड था. ठीक है, अब तक जितनी बैंक्स थी इंडिया में बहुत कम बैंक्स थी. अब तक इंडिया में बैंक्स बहुत कम थी. अब बैंक्स कम थी, मैंने आपको कल ही समझाया था, अगर मार्केट में कंपटीशन कम आई थी तो हर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा. ठीक है, मैं बोल रहा हूं बेटा वीपीए मार्केट में एक ही एकेडमी जो सिर्फ कॉमर्स ऑफर करती है, तो वीपीए इज द सिंगल सेलर इन द मार्केट. तो वीपीए की क्या है मार्केट में? मोनोपोली. वीपीए अनशन प्राइस चार्ज कर सकता है? यस, ऑब्वियसली कर सकता है. ठीक है, करता भी है. ठीक है, अब गाइस बहुत सिंपल सी बात है बेटा, अगर वीपीए मार्केट में एक ही एकेडमी होती कॉमर्स की तो वीपीए अपने प्राइसेस चार्ज करता, हाइक करता प्राइसेस को, बिकॉज सिंगल सेलर है. बिकॉज लोगों के पास ऑप्शन नहीं है ना, कॉमर्स पढ़ना तो ऑब्वियसली वीपीए जाना. राइट राइट. तो बेटा लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, अगर ऑप्शन नहीं होता तो अल्टीमेटली प्राइसेस हाइक होते. तो बेटा उस टाइम पे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का ये हाल था. जो बैंक्स थी, बैंक्स बहुत कम थी. डिस्टर्ब हो रहा है क्या? बंद करवाऊं? बाहर का नजारा नहीं दिख रहा है क्या? कृति प्लीज लॉक कर दो. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? अल्टीमेटली जो बैंक्स थी, बैंक्स बहुत कम थे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था. ठीक है, अब फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में क्या हुआ? आरबीआई ने सबको परमिशन दिया कि भाई प्राइवेट सेक्टर भी अपनी बैंक्स को स्टार्ट कर सकता है. अब तक बैंक कौन सी थी? गवर्नमेंट की बैंक्स. अब क्या हुआ? आरबीआई ने फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के अंदर सबको परमिशन दिया कि प्राइवेट सेक्टर इवन स्टार्ट देयर ओन बैंक. अब अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक स्टार्ट करेगा खुशी, तो अल्टीमेटली मार्केट में बहुत सारे बैंक्स हो गए, कंपटीशन बढ़ गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली नीचे आ गया. समझा? ठीक है, अब गाइस पढ़ लेते हैं फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में क्या हुआ. गाइस ऑडिबल टू ऑल? अच्छे से समझ रहे क्या बोल रहा हूं? यस महक, आर्या. चलो गाइस यहां देखो बेटा. Yes, sir. फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इंक्लूड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक commercial bank, investment banks and stock exchange operation for the foreign exchange market. The financial sector in India is controlled by central bank, that is RBI. Guys, इंडिया में पूरा फाइनेंशियल सेक्टर किसके हाथ में है? आरबीआई के हाथ में. बड़ा अपन ने मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा था, आरबीआई इज द कंट्रोलर ऑफ द एंटायर मॉनेटरी इकोनॉमी. पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई. तो अभी भी कंट्रोल कौन कर रहा है? आरबीआई. देयर इज अ चेंज इन रोल ऑफ आरबीआई. गाइस फाइनेंशियल सेक्टर में क्या हुआ? आरबीआई का रोल चेंज हुआ. अब तक आरबीआई कौन था? कंट्रोलर ऑफ द इकोनॉमी. राइट, अब तक आरबीआई कौन था? कंट्रोलर ऑफ द इकोनॉमी. बट फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में क्या हुआ? देयर इज अ चेंज इन द रोल ऑफ आरबीआई. आरबीआई के रोल में क्या आया? चेंज आया. देयर इज अ चेंज इन द रोल ऑफ आरबीआई. अब तक आरबीआई कौन था? कंट्रोलर. नाउ आरबीआई बिकम द फैसिलिटेटर. समझा? मैं बेटा फिर से एक बार रिपीट करता हूं. अब तक आरबीआई कौन था? कंट्रोलर ऑफ द इकोनॉमी. नाउ आरबीआई बिकम द फैसिलिटेटर ऑफ द इकोनॉमी. बेटा आप कंट्रोलर और फैसिलिटेटर में फर्क क्या समझता है कंट्रोलर और फैसिलिटेटर से? हाँ थी, क्या डिफरेंस है कंट्रोलर और फैसिलिटेटर में? मैं तुमको सिर्फ पढ़ा रहा हूं और बोल रहा हूं घर भागो. आओ चुपचाप बैठो, निकलो यहां से. दिस इज व्हाट कंट्रोलर. फैसिलिटेटर, बच्चा बताना क्या तकलीफ है जिंदगी में. दिस इज व्हाट फैसिलिटेटर. समझा?
अब तक आरबीआई इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहा था, अब आरबीआई इकोनॉमी को फैसिलिटीज देगा, राइट। अब तक आरबीआई बैंक्स को कंट्रोल कर रहा था, अब आरबीआई बैंक को फैसिलिटीज देगा। तो अब फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में क्या हुआ नमन, अब तक आरबीआई वाज द कंट्रोलर ऑफ द इकोनॉमी, नाउ आरबीआई इज द फैसिलिटेटर ऑफ द इकोनॉमी, व्हिच इज टर्म्ड एज चेंज इन द रोल ऑफ आरबीआई। आरबीआई का रोल चेंज हुआ, राइट, वर्क्स, समझा गाइस, एक बार रीड करते बेटा। चेंज इन रोल ऑफ आरबीआई, द रोल ऑफ आरबीआई वाज रिड्यूस्ड बाय द रेगुलेटर टू द फैसिलिटेटर। गाइस सब इतना याद रखो, वहां पे एक पॉइंट लिख लो, वहां पे द रोल ऑफ आरबीआई इज रिड्यूस्ड फ्रॉम द रेगुलेटर टू द फैसिलिटेटर ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर। एज अ रिजल्ट फाइनेंशियल सेक्टर वाज अलाउड टू टेक द डिसीजन ऑन देयर ओन। अब तक कुछ भी करना है किससे पूछो, पप्पा से पूछो, आरबीआई से पूछो, राइट। अब पप्पा ने बोल दिया बड़ा हो गया है, जो बनता है कर, बट कर्म करना, कांड मत करना। अब मेरे पापा भी एक टाइम तक मेरे को कंट्रोल करते थे, बचपन से ही नहीं किया वैसे तो, बट एक टाइम के बाद जा जी ले अपनी जिंदगी। तो अब तक दे वर द रेगुलेटर, जो वो बोलेंगे वो इच करना है जिंदगी में। नाउ दे आर द फैसिलिटेटर, ठीक है ना, कर, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बड़ा हो जाए तो बताना, ठीक है। अब शादी वादी करने का डिसीजन ले ले तो वो बता देना। नाउ उतना तो बनता है ना यार, नहीं तो मैं सीधा शादी करके घर पहुंचू, यही तो जिसको आने की संभालना वहां, तो बोलेंगे तू भी जा भाई, नहीं चाहिए हमको, ना तू चाहिए ना ये चाहिए, ठीक है। करेंगे, तुम सबको बुलाऊंगा शादी में। हिमांशु तेरे को बोला हूँ लड़की ढूंढ, तू लड़की ढूंढ नहीं रहा, मैं क्या करूं। अब तेरा मैरिज भी हो रहा है मैंने सुना है, तभी ये काम देखो दिया हूँ। मैंने बोला ऋषभ सर के लिए भी ढूंढ, मेरे लिए भी ढूंढ, वो तो तैयार है। सर फिर छुट्टी है ना? भाई शादी, लड़की ढूंढोगे, मेरी शादी होगी तो एक दिन की छुट्टी दूंगा पक्का। सर लड़की ढूंढने के लिए भी छुट्टी चाहिए? शादी वाले दिन, अरे बाकी हाँ, अरे एंगेजमेंट सिंधियों की शाम को होती है ना यार, हम लोग रात वाला, हाँ ऑब्वियसली मतलब तुमको छुट्टी चाहिए इसलिए मैं बलि का बकरा बन जाऊं। हाँ ठीक है ना, अगर मेरे को करनी भी तो एक दिन की छुट्टी बहुत है। अरे भाई दिन को आई थी इज वेरी सॉर्टेड, दिन को फिर लेना है, रात को रिसेप्शन करना है, दूसरे दिन वापस वीपीए सुबह। सर अगले दिन वीपी आओगे सर, फिर उस दिन रात तो घर नहीं जा पाओगे सर। क्या? अगर अगले दिन सुबह वीपी आओगे तो अगले दिन घर कैसे जाओगे? सुबह वीपीए फिर रात को घर जाऊंगा ना। सर रात तो घर वाले अंदर नहीं आने देंगे सर आपको। अच्छा ठीक है। ये लोग बोल रहे हैं सर, सर बस बस बस, समझ गया, मेरी शादी की प्लानिंग मैं खुद कर लूंगा, आई डोंट नीड यू, ठीक है। अरे देखो, आई एम प्लानिंग फॉर द डेस्टिनेशन, बट तुम लोग नहीं चल पाओगे ना फिर डेस्टिनेशन पर, रिस्ट्रिक्टेड लोग। अब मैं सबको क्या 150-200 लोगों को मैं गोवा तो नहीं लेके जाऊंगा, तुम्हारी पूरी बैचेस को लेके। तो सर हम हमारी टिकट का कर लेंगे। लंदन पेरिस लेके जाऊं, क्या चाहते हो तुम लोग? जयपुर वर्क्स, जयपुर में कोई रिजॉर्ट बुक कर लेंगे अच्छे से। चलो सर। चलो चलो चलो, यहाँ सुनो, ठीक है। मेरे को कब एक की बात टिकट बुक बताओ, मेरी शादी का एक्साइटमेंट तुमको इतनी ज्यादा क्यों है? कर लेंगे ना। एंड मैं सबको बुलाऊंगा, टेंशन मत लो, पूरी बैच को। ठीक है। डेस्टिनेशन पे ठीक है, टिकट मैं स्पॉन्सर कर दूंगा, ठीक है, वहां का भी कर ही दूंगा, अब क्या ही बचा फिर। ठीक है चलो ऐसा करते, वर्क्स टू मी। तो क्या मैं कल शादी कर रहा हूं? ये साल तो लूं एटलीस्ट। सर ये सर 13 तारीख को 22 का तो होने दो मेरे को पहले। सर अभी जस्ट 22 का हो जाऊंगा, ऐसे मत करो यार तुम लोग मेरे साथ, रुको थोड़ा। सर तो सर 13th को लेके चलो ना, फिर 11th को क्यों लेके जा रहे हो? अरे प्री बर्थडे पार्टी है, ठीक है। नहीं। वैसे भी आप सबको मेरी प्री बर्थडे पार्टी मिल ही रही है फ्रेशर्स की, तो आप वहां पहुंचो। अरे रखो यार, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 1500-1000 से क्या फर्क पड़ेगा। चलो चलो अब गाइस यहाँ सुनो गाइस, चेंज इन रोल ऑफ आरबीआई
ठीक है. The role of RBI was reduced by the regulator to the facilitator, and the financial sector, as a result, financial sector was allowed to take the decision on the many matters without consulting with the RBI. पप्पा से बिना पूछे आप छोटे मोटे डिसीजन ले सकते हो अपार्ट फ्रॉम शादी. ठीक है. चलो नेक्स्ट बेटा, ओरिजिन ऑफ प्राइवेट सेक्टर. अब तक बेटा 1991 के पहले आई थी इंडियन मार्केट में, इंडियन इकोनॉमी में प्राइवेट बैंक्स नहीं थी. अब तक कौन सी बैंक्स थी? सिर्फ गवर्नमेंट बैंक्स और पब्लिक बैंक्स. दिया बेटा अब तक क्या था? प्राइवेट बैंक्स नहीं थी. ठीक है. फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में क्या हुआ? ओरिजिन ऑफ व्हाट? प्राइवेट सेक्टर बैंक्स. अब कहीं यहां 1990 तक नहीं थे जब रिफॉर्म्स आए, तो उसके साथ इंट्रोड्यूस कर दिया सब कुछ. वन से सब कुछ स्टैब्लिशमेंट हुआ एंड वर्किंग भी स्टार्ट हुआ. ठीक है. Origin of private banks. The reforms policy led to the establishment of the private sector banks in India as well as foreign banks, right? For example, Indian banks like ICICI, foreign exchange banks like HSBC increased the competition and benefited to the customer. ठीक है. अब बच्चे लोग, मैंने क्या बोला? बहुत सारी प्राइवेट बैंक्स है. इसका बेनिफिट किसको हुआ? कस्टमर्स को बेनिफिट हुआ. बेनिफिट कैसा? रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ. अब ये सब लोग आपस में ही लड़ रहे हैं. कोई 12% ऑफर कर रहा है, कोई 14% ऑफर कर रहा है, कोई 6% ऑफर कर रहा है. तो अल्टीमेटली इफ यू वांट टू सर्वाइव इन द कंपटीशन, तो अल्टीमेटली आपको अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करना पड़ेगा. झगड़ो आप लोग, फायदा मेरे को. तो अल्टीमेटली फायदा किसको हुआ? कंज्यूमर्स को. नेक्स्ट बेटा, इंक्रीज इन द लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट. ठीक है. फाइनेंशियल सेक्टर बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 मार्क्स में 100% पूछेगा. ठीक है. आई थिंक ध्यान दो बेटा, इंक्रीज इन द लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट. अब बेटा फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट इंक्रीज हुई. अब बेटा फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट क्या होती है? व्हाट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट? फॉर एग्जांपल बेटा, यूएस का कोई बंदा इंडिया आके इन्वेस्ट कर रहा है, तो क्या ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ क्या? ठीक है. अब मैं बोल रहा हूं कि ये इंडिया में कितना इन्वेस्ट कर रहा है. फॉर एग्जांपल, नमन एक कंपनी है जिसमें इन्वेस्टमेंट लग रहा है 100 करोड़ का. ठीक है. और नमन रहता है यूएसए में. तो ये 100 करोड़ की कंपनी में नमन कितना इन्वेस्ट कर सकता है? अब नमन तो बोलेगा सर पूरे 100 करोड़ रखे हुए हैं, पूरे 100 इन्वेस्ट कर दूं. अगर नमन ने पूरे 100 इन्वेस्ट कर दिया तो पूरी कंपनी इंडिया में किसकी? नमन की, राइट? अब तक क्या था? एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कितना था? 10% से 20% तक. अगर किसी कंपनी में आई थी 100 करोड़ रिक्वायर्ड हैं, अगर नमन बिलोंग टू यूएसए, तो नमन कितना इन्वेस्ट कर सकता है? सिर्फ इसमें 20 करोड़ और उसका 20%. ठीक है. तो अल्टीमेटली यूएस का कोई बंदा आया, इसके पास इंडिया की कंपनी में राइट कितना है? सिर्फ 20% का, राइट? अब बेटा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में क्या हुआ? इंक्रीज इन द लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ. अब आप 51% तक इंडिया की कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो. अब तक कितना था? 10%. अब फाइनेंशियल सेक्टर में कितना हुआ? यू कैन इन्वेस्ट टिल 51%. समझा क्या आई थी? अब तक कितना था? आई थी 10%. अब कितना? यू कैन इन्वेस्ट 51% तक. मतलब मोर देन हाफ कंपनी आपकी है. अगर नमन ने 51% डाल दिया तो मोर देन हाफ कंपनी किसकी है? नमन की. 50 प्लस दैट इज मोर देन हाफ, राइट? तो बेटा आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 51% का. समझा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म? बेटा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में क्या हुआ? 3 चीजें सिर्फ. चेंज इन रोल ऑफ आरबीआई, इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट बैंक्स एंड इंक्रीज इन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट टिल 51%. समझा क्या? क्लियर हुआ क्या? फिर से एक बार, लिबरलाइजेशन के अंदर 5 रिफॉर्म्स. कौन कौन सा? इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल, टैक्स, फॉरेन एंड ट्रेड. इंडस्ट्रियल में क्या हुआ? 16, 17 से 3. ठीक है. और 3 कंपनी पे रिस्ट्रिक्शंस. ठीक है. फाइनेंशियल में क्या हुआ? ओरिजिन ऑफ, क्या हुआ खुशी? ध्यान है क्लास में? सब समझा? सब समझा क्या बोल रहा हूं? दिया क्लियर हुआ? ठीक है. अब गाइस फाइनेंशियल में क्या हुआ? फाइनेंशियल में आरबीआई बिकम रेगुलेटर से फैसिलिटेटर. उसके बाद ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक्स, जिसने बेनिफिट किसको दिया? कंज्यूमर्स को. उसके बाद नमन क्या हुआ? इंक्रीज इन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट. कहां तक? 51%. क्लियर हुआ? चलो गाइस नेक्स्ट आते हैं टैक्स रिफॉर्म्स पे. ठीक है. टैक्स रिफॉर्म्स नहीं समझा? ध्यान दिया आपने क्लास में? यू आर द ओनली वन जिसको नहीं समझा. आई एम टेलिंग यू कुछ, आई एम टेलिंग यू आर द ओनली वन जिसको नहीं समझा. आपका ध्यान ही नहीं था. मैं किसी को भी पूछ लूं, हर एक आंसर है सबके पास. इतना कॉन्फिडेंट हूं मैं यहां खड़े होके. और यहां से भी जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, 30-40 लोग, भरोसा है मेरे को.
एक्सप्लेन करता हूँ, वेट, ठीक है। अच्छा गाइस, एक और पॉइंट है इसमें, ईज इन एक्सपांशन प्रोसेस। गाइस एक और पॉइंट देख लो, ईज इन एक्सपांशन प्रोसेस। Banks were given freedom to set up a new branches after the fulfillment of certain condition without approval of RBI. Ease in expansion, बेटा जितनी बैंक्स थी उनको क्या मिला? Ease in expansion. They can start their branches. For example, नागपुर में कैनरा बैंक सबसे पहले बर्डी ब्रांच में आया था, फिर बर्डी के बाद जरीफटका में भी है, मानकापुर में भी है और सदर में भी है। Ease in expansion. Without RBI से परमिशन लेके आप अपनी ब्रांचेस को बढ़ा सकते हो, राइट? Ease in expansion. क्लियर हुआ इतना? दिया क्लियर है? नेक्स्ट, टैक्स रिफॉर्म्स, ठीक है। अब बच्चा लोग मैंने आप सबको टैक्स पढ़ाया हुआ है। व्हाट इज टैक्स? व्हाट इज टैक्स? आईटी को डेफिनेशन लाना टैक्स की। यस आईटी, व्हाट इज टैक्स? हाँ आईटी को ऑब्वियसली, और किसी को नहीं आती आईटी के अलावा, मुझे पता है। हाँ, व्हाट इज टैक्स आईटी बेटा? A compulsory payment made to the government without expecting direct benefit in return. आईटी का काम महक ने कर दिया, महक ने पूरी एसेट्स डेफिनेशन मेरे को सुना दी। हाँ तो बेटा व्हाट इज टैक्स? महक राम रखियानी, ठीक है। चलो अब गाइस, बेटा व्हाट इज टैक्स सुना ही देता है यहाँ, इसलिए पहनता हूँ, ठीक है। बेटा व्हाट इज टैक्स? टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट। बेटा गवर्नमेंट में लर्न करवाया था। व्हाट इज टैक्स? टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट। भैया टैक्स क्या है? कंपलसरी पेमेंट है। हिमांशु बोलो ना, एक बार ऑन कर देंगे। नमन जा तो कृति को रीस्टार्ट करे, जल्दी जा। अब मैं ये इसको उतारना पड़ेगा, पता है, और उसको पहनने में तकलीफ होती है। दिशा हो गया। ठीक है, तो 11th of August, जस्ट सेव द डेट, ठीक है। किस किस को मेरे साथ जाना है तो आप बता देना। सही में शादी के मूड में हो क्या? बिकॉज थोड़ा सा लाइक एयरपोर्ट तक इस ओके, एयरपोर्ट ज़्यादा दूर नहीं है, आज की तारीख में 5 मिनट का रास्ता है एयरपोर्ट यहाँ से, बिकॉज पूरे फ्लाईओवर्स बने हुए हैं, ठीक है। तो कार में 5 मिनट लगते हैं, 2 व्हीलर पे 12 से 15 मिनट मैक्स। आप 4 लोग चलोगे मेरे साथ? वीपी आओगे कि घर से पिकअप करूँ? 4 लोग गाड़ी में, एक मैं, बाकी पीछे 3 और एक आगे सामने 4 मैं, और गाड़ियाँ भी है, ऋषभ सर भी तो हैं, ठीक है। और आदिश भी एक कार निकालेगा, एक कार गोविंद उठाएगा, तो कारें बहुत है, टेंशन नहीं है, ठीक है। 4 लोग, कौन कौन 4 लोग? 1 2 3 4, गॉट योर पॉइंट। नहीं यार थोड़ा सा दूर है टू बी प्रिसाइज लड़कियों के लिए। तुम लोग तो भाई, बाइक छोड़ दूंगा मैं अपनी, बाइक भी छोड़ दूंगा एक। अगर किसी को कार ड्राइव आती है मैं कार भी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। अरे श्वेता ड्राइव करती है ना, ठीक है, हाँ ठीक है, मैंने कुछ बोला। चलो चलो, डोंट डू समथिंग जिससे मेरा ऐसे ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है पार्टी में मेरे साथ चलना, ठीक है। चलो मैं लेके चलूंगा, डन। और किसी का है तो बता देना, और भी गाड़ियां हैं, मैं सबको पहुंचा दूंगा, टेंशन नहीं है, ठीक है। एंड पार्टी विल बी एंड बाय शार्प 5, तो 5:30 लोग। अरे 5 बजे के बाद परमिशन भी नहीं है, रेस्टोरेंट्स को परमिशन नहीं मिली है। अगर हुआ तो विल स्टार्ट लेट एंड विल एंड लेट, ठीक है, हुआ तो। बट अब एज इफ ना, जितनी अभी मुझे पता है तो 5 o'clock तक है। अगर उन्होंने एक्सटेंड किया तो मैं एक्सटेंड करूँगा, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं ना भाई, मुझे क्या ही दिक्कत। हाँ मैं एक्सटेंड करवा लूँगा, मैं स्टार्ट भी लेट करूँगा, वैसे हम लोग 12 बजे प्लान कर रहे थे। विल स्टार्ट एट 2 देन एंड विल एंड बाय 8। भाई देख, रात को 2 बजे खत्म करूँ, मेरी शादी थोड़ी ना। देखो तुम लोगों को लागू है, सबको लागू नहीं है ये जो तुम लोग बोल रहे हो ना। हाँ, जिनको लागू नहीं है और जो मेरे साथ आए वो बोलेंगे सर आप भी चलो अभी घर, प्लीज लेके चलो। आप नहीं बैठ रहे हो यहाँ पे, आप चलो हमारे साथ घर। सर घर जाना है, घर से फोन आ रही है सर, सर मम्मी फोन कर रही है सर चलो। तो मतलब मैं भी नहीं नाचूं। चलो अब कहीं सुनो बेटा, नेक्स्ट इज योर टैक्स रिफॉर्म,
ठीक है। और आपने टैक्स पढ़ा हुआ है, व्हाट इज टैक्स? अ टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट। दिया व्हाट इज टैक्स? टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट मेड बाय। टैक्स कौन पे करता है? दिया या तो एक इंडिविजुअल पे करता है या तो कोई कंपनी पे करती है, राइट? और दोनों ही पे करता है। व्हाट इज टैक्स? अ टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट मेड बाय इंडिविजुअल और कंपनी विदाउट रेफरेंस टू द डायरेक्ट बेनिफिट इन द फ्यूचर। दिया एक बात बताओ, जो हम लोग टैक्स पे करते हैं, ठीक है, अब आप यहाँ फीपीए में फीस पे करोगे, यू कैन एक्सपेक्ट डायरेक्ट बेनिफिट, फीस पे किया सर्विसेज मिलेंगी, बट टैक्स का कभी डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है क्या? मैंने जीएसटी दिया, मेरे घर के बाहर रोड बनवा के दो, ऐसा बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते। बट टैक्स क्या है? टैक्स का कभी आप डायरेक्ट बेनिफिट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ये मेरा टैक्स, ये मेरा बेनिफिट। टैक्स का बेनिफिट सबको होता है, भरता कोई है, बेनिफिट सबको होता है, राइट? कल मैंने आप लोग के साथ एक रिलायंस का वो शेयर किया था, ठीक है, कि दुनिया में सबसे बेस्ट मैंगोज कौन बेचता है? रिलायंस। और सबसे ज्यादा टर्नओवर मैंगोज का रिलायंस के पास है, ठीक है, बिकॉज रिलायंस के ऊपर कुछ साल पहले CSR आया था, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि रिलायंस को बोला गया था कि आप बहुत ज्यादा पॉल्यूशन प्रोड्यूस करते हो, ठीक है, इस पॉल्यूशन को अवॉइड करने के लिए आपको कुछ तो भी इन्वायरमेंट को देना पड़ेगा। तो रिलायंस ने बोला ठीक है हम लोग पेड़ उगाएंगे। तो रिलायंस ने 400 एकड़ में पेड़ उगाए, उस पेड़ पे आम उगाए। खरीदा नहीं था, उसने खुद उगाए थे, प्लांटेशन किया था, ठीक है। उस पूरे 400 एकड़ पे उसने पेड़ उगाए एंड उसके बाद रिलायंस की सबसे बड़ी कंपनी है मैंगोज की पूरे वर्ल्ड में। तो रिलायंस उस चिड़िया का नाम है जो मिट्टी में भी हाथ रखे तो सोना है। उन्होंने सिर्फ CSR के चक्कर में स्टार्ट किया था, ठीक है, इन्वायरमेंट के लिए हम लोग पेड़ भी उगा देंगे, बट इनको वहां से फायदा हो गया। और हर साल रिलायंस वहां से 600 करोड़ जनरेट करता है नेट एक्सपेंसेस काट के, ठीक है। तो बेटा आम में भी बहुत स्कोप है। रिलायंस हैंड्स प्रूव कि भाई आम में भी स्कोप है, मैं रिलायंस हूं, जो बनता है कर लो। अबे 400 एकड़ क्या होता है? नमन तो मेरे नाम पे 1 एकड़ के आसामी कर दे, मैं आऊं ना वापस कभी यहाँ, मैं खुद ही देख लूंगा। चलो तो गाइस टैक्स रिफॉर्म क्या बेटा? अब टैक्स पढ़ा था, व्हाट इज टैक्स? अ टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट मेड बाय, दिया यहाँ, टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट मेड बाय इंडिविजुअल और कंपनी विदाउट रेफरेंस टू द डायरेक्ट बेनिफिट इन फ्यूचर। समझा? विदाउट रेफरेंस टू द डायरेक्ट बेनिफिट इन फ्यूचर, ठीक है। टैक्स के दो पार्ट, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स पेड ऑन इनकम एंड प्रॉपर्टी। डायरेक्ट टैक्स पेड ऑन इनकम एंड प्रॉपर्टी, मेरी इनकम मेरा टैक्स, मेरी प्रॉपर्टी मेरा टैक्स। डायरेक्ट टैक्स पेड ऑन इनकम एंड प्रॉपर्टी। इनडायरेक्ट टैक्स पेड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। इनडायरेक्ट टैक्स पेड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। इतना सबको समझता है, ऑलरेडी बजट में पढ़ चुके हैं ये सब, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे टैक्स रिफॉर्म में क्या आया? अब 1991 के बाद टैक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स किस पे आई थी? इनकम एंड प्रॉपर्टी पे। डायरेक्ट टैक्स इनकम एंड प्रॉपर्टी। इनडायरेक्ट टैक्स Goods and Indirect services. tax, goods and services. तो guys टैक्स रिफॉर्म पढ़ लेते हैं। टैक्स रिफॉर्म refers to reforms of the government on the taxation on the public expenditure policies which are collectively known as fiscal policy. Guys टैक्स रिफॉर्म के लिए एक और वर्ड लिख लो वहां पे, which is also known as fiscal policies. ठीक है, fiscal policy. The tax reforms are also known as what? Fiscal policy. अब guys fiscal policy क्यों? बिकॉज टैक्स से गवर्नमेंट के पास इनकम आता है ना, और उससे गवर्नमेंट क्या करती है? एक्सपेंडिचर। अपन बजट में पढ़ चुके हैं, फिस्कल ईयर पढ़ चुके हैं, आई थी याद है, पूरा ऑफलाइन पढ़ा था गवर्नमेंट बजट, ठीक है। तो फिस्कल पॉलिसी, टैक्सेस आर ऑफ टू टाइप, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। आई थी डायरेक्ट टैक्सेस पे इनकम एंड प्रॉपर्टी पे, डायरेक्ट टैक्सेस पेड ऑन इनकम एंड प्रॉपर्टी, इनडायरेक्ट टैक्स पेड ऑन गुड्स एंड देन इनडायरेक्ट टैक्स पेड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, डायरेक्ट टैक्स इनकम एंड प्रॉपर्टी। आई थी एक फिल इन द ब्लैंक्स बोल रहा हूं, उसका आंसर देना। द बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, फिल इन द ब्लैंक्स बोल रहा हूं, उसका आंसर देना। द बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, the burden of indirect tax can be shifted. Can be shifted. The burden of direct tax cannot be shifted. मेरी इनकम का टैक्स कौन पे करेगा? मैं। मेरी प्रॉपर्टी का टैक्स कौन पे करेगा? मैं। बट वीपीए में मुझे जीएसटी पे करनी है गवर्नमेंट को, किससे मांगूंगा? आप लोगों से। द बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड। पे किसको करना है? मेरे को। भरवाया किससे? आप लोगों से। बट मेरी इनकम का टैक्स है, मैंने कमाया ना वीपीए से, ठीक है, और वीपीए ने कमाया, वीपीए कंपनी और मैं भी इंडिविजुअल, उसका टैक्स कौन पे करेगा? हम लोग, बिकॉज हम लोगों ने कमाया।
बट जीएसटी एक ऐसा टैक्स जो आपसे वसूल सकता हूं, राइट? समझा? क्लियर हुआ गाइस? टैक्स रिफॉर्म, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स कंसिस्ट ऑफ इनकम एंड इंडिविजुअल एज वेल एज प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस. ठीक है? डायरेक्ट टैक्स कौन पे करेगा? आईटी, या तो इंडिविजुअल या तो कोई बिजनेस, ठीक है, जो प्रॉफिट जनरेट कर रहा है. उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स रेफर टू टैक्स which is affect the income and property of person through their consumption and expenditure. जब भी आईटी बेटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करोगे तब आप क्या पे करोगे? इनडायरेक्ट टैक्स. ठीक है? मॉल गए, कुछ परचेज किया, जीएसटी. मॉल गए, मूवी देखा, जीएसटी. तो जब भी कंजम्पशन या एक्सपेंडिचर करोगे तब सब इनडायरेक्ट टैक्स पे करोगे, और एल्स नहीं. क्लियर हुआ इतना? शॉर्टेड, सिंपल. चलो बेटा लास्ट पढ़ लेते हैं, सिर्फ लास्ट. ठीक है? अब 1991 में क्या हुआ? रिडक्शन इन टैक्सेस, रिफॉर्म इन इनडायरेक्ट टैक्सेस. सिर्फ दो चीजें याद रखो, रिडक्शन इन टैक्सेस एंड रिफॉर्म्स इन टैक्सेस एंड सिंप्लीफिकेशन इन द प्रोसेस. पहले टैक्स के बारे में लिखोगे, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स. उसके बाद टैक्स में क्या क्या हुआ? रिडक्शन इन टैक्सेस, टैक्स स्लैब को कम किया. ठीक है? अगर खुशी अब तक 30% का टैक्स है तो क्या किया दिया? 20% कर दिया. दिस इज व्हाट? रिडक्शन इन टैक्सेस. समझा? नेक्स्ट बेटा, रिफॉर्म्स इन इनडायरेक्ट टैक्स. अब तक डिसाइडेड नहीं था किसके ऊपर जीएसटी पे करनी है. अभी भी बेटा ऐसे बहुत सारे गुड्स हैं जिसके ऊपर जीएसटी एग्जेम्प्टेड है. ठीक है? ब्रेड के ऊपर जीएसटी नहीं लगती है. पेट्रोल के ऊपर वैट लग के आता है ना, दारू के ऊपर भी वैट लग के आता है. हाँ, हम लोग हल्दीराम्स वाले हैं, पापा का बिजनेस है, तो ब्रेड पे टैक्स नहीं लगती, बट डोनट पे टैक्स लगती है. बिकॉज डोनट लग्जरीज आइटम में आता है कि कोई अपने शौक के लिए खा रहा है. ब्रेड इज बटर, ब्रेड एंड बटर नेसेसिटी लगती है. ठीक है? तो नेसेसिटी गुड्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी. तो बेटा सिंप्लीफिकेशन द प्रोसेस. अनाज पे जीएसटी नहीं लगती है. ठीक है? आप रियल का फ्रूट जूस परचेज करोगे उस पे जीएसटी लगती है. ग्रोसरीज पे जीएसटी नहीं है. कपड़े बेटा लग्जरी आइटम है आपके भाई. कैंटाबिल से परचेज करेगा, ब्लैकबेरी से परचेज करेगा, उस पे जीएसटी है ना. उस पे जीएसटी नहीं चार्ज करता, दुकान वाला जीएसटी नंबर नहीं लिया आज तक. मॉल्स में जाओगे जीएसटी है 100% बिकॉज यू आर गोइंग फॉर द ब्रांड. बेटा जीएसटी फर्म पे करता है, आपको पता है, और वो फर्म कस्टमर से वसूलता है. अब आप शिल्पा वाले के पास जाओगे, ठीक है, अब वो अपना टर्नओवर दिखाता ही नहीं है. 20 लाख के ऊपर टर्नओवर है तो आपको जीएसटी पे करना है. अब ये सब दुकानदार दिखाते हैं हमारे 20 लाख के ऊपर टर्नओवर है ही नहीं, तो उनको जीएसटी पे ही नहीं करना. ठीक है? इन केस टर्नओवर एक्सीड हो भी गया तो हम लोग बैठे ना उसको अलग अलग करने के लिए. अब वीपीए के अंदर 3 और फॉर्म है, एमआर अकेडमी, आरएम अकेडमी, ठीक है, और एक M&R अकेडमी. तो 3 फॉर्म में अलग अलग पैसे आते हैं. 11 का फीस, 12 का फीस. टर्नओवर अगर 60 लाख पे भी आ गया तो 3 फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट. ठीक है? तो क्यों पढ़ के बैठे इतना, कुछ तो यूज करे. तो फर्म कैन डू दिस. आज की तारीख में सिस्टर कंसर्न फॉर्म करना इजी है, तो ऐसा होता है. समझ रहे हो? कभी अपनी रिसीप्ट चेक करना, उस पे ऊपर लिखा हुआ है हमारा अकेडमी. ठीक है? हाँ, बहुत फर्क पड़ता है भाई, बहुत फर्क पड़ता है. बहुत बड़ा डिफरेंस है होलसेल और रिटेल में. ट्रांसफर, मैन्युफैक्चर ने होलसेलर को दिया जीएसटी, होलसेल ने रिटेल को दिया ट्रांसफर ऑफ जीएसटी. हाँ बेटा, जिसके पास टर्नओवर है उसके पास जीएसटी मैंडेटरी है. 20 लाख का टर्नओवर दिखा है, आपको जीएसटी पे करना है. अब वीपीए धर्मपेट कैन नॉट शन फ्रॉम द जीएसटी. 78 लाख का सिर्फ जीएसटी पे कर रहा है वीपीए धर्मपेट हर साल. यहाँ से कंबाइन होकर और जा रहा है. we are cannot shun from the GST. We have to pay. We are exceeding the turnovers. We have to pay. सिस्टर कंसर्न फॉर्म कर ले तो भी हमको पे करना है, बिकॉज ब्रांड नेम करना ही पड़ेगा. ठीक, 20 लाख के ऊपर आपका टर्नओवर है, यू हैव टू टेक द जीएसटी नंबर. उसके ऊपर फिर आपने 20 लाख के अंदर जितना भी अंदर किया उसके ऊपर भी जीएसटी. इफ योर टर्नओवर एक्सीड 20 lakhs, you have to take the GST number. अब बेटा गवर्नमेंट अगर अपना कभी स्लैब कम करती, जिंदगी में लोग छुपाते ही नहीं टैक्स. गवर्नमेंट का स्लैब ही इतना बड़ा है. 18% का जीएसटी है वीपी की फीस पे, 18% का. तुम्हारी फीस 32,000 इंटू 18% करूँ तो तुम्हारी फीस बढ़ जाएगी 5,600 से. आई गेटिंग माई पॉइंट? 5,600 से फीस बढ़ जाएगी 18% कैलकुलेट करूँ तो 32,000 का.
तो स्लैब ही इतना बड़ा है, स्लैब छोटा रहते तो लोग भर भी देते। 18% टू मच भाई। ठीक है चलो गाइस, इतना क्लियर हुआ? ठीक है, बाकी अपन कंटिन्यू करते हैं कल। टाइम भी हो गया आप लोगों का दूसरी क्लास का। सर यस बेटा। सर ये वाली बुक प्रिंट हो गई है क्या? कल शाम को आ जाएगी, मैं सबको भिजवा दूंगा बुक्स। आप लोग आओ तो